तो मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे फराह खान को, इरफान भाई को, इरफान खान, सोनम को और दीप्ति जी को। इस किताब के बारे में, ये असल में किताब, ये नज़में वो नज़में हैं जो जब आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आप लिखना चाहते हैं, रोमांटिक लिखना चाहते हैं, क्योंकि इंसान असलियत में एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का जीव है। तो ये वो रोमानियत है, वो रोमानियत जो आज की रोमानियत है, वो रोमानियत जो मौजूदा दौर में रोमांस करते हुए भी रियलिटी को नहीं भूलती। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने के लिए, और मयूर साहब आप आगे कंटिन्यू कर दीजिए जो भी सिलसिला है। I would just request the guests to open their packets and present this book to public now. थैंक यू। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये शाम बार बार नहीं आती, ये बहुत ही रेयर ओकेजन है कि इरशाद भाई की नज़में आज बाहर जा रही हैं दुनिया में, आप सब उनको पढ़ सकेंगे। लेकिन सबसे पहले एक पोएट की नज़म को पढ़ने का हक सिर्फ उस पोएट को होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट इरशाद भाई टू रीड द फर्स्ट पोएम। ये पहला पन्ना। ये इस किताब में बड़ी कहानियां हैं, ये सिर्फ पोएम्स नहीं है, इसमें आपको किरदार मिलेंगे, इसमें आपको बड़े वो किरदार मिलेंगे जो आपके आसपास है, शायद आप भी हैं, जो आज का प्यार है, जो आप जैसा कि आगे देखेंगे कॉफ़ी घर से परे। खैर, एक पर्टिकुलर पोएम जो अब वो पढ़ने जा रहे हैं, ख्याल में उसके, उस बारे में उसकी एक विंडो है, एक उसका दर है, दरीचा है देखने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हम सबसे हुआ है, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार। एक तरफा जो होता है वो इश्क अचानक मिला मुझे, पड़ा हंसा बेबाकी से वो रांझा मिर्ज़ा सोहनी पर। अगली आवाज़ इरशाद भाई। मुझ में कितने मैं रहते हैं तू जाने या मैं जानूँ। अगली आवाज़ फारा की। थैंक यू सो मच मयूर। मैं पहले तो इरशाद भाई से और आप सब से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरे रीडिंग के बाद शायद ये पोइट्री ना लगे, तो इसलिए प्लीज़ बेयर विथ मी। मैंने पूछा इनसे कि सबसे शॉर्टेस्ट पोएम कौन सी है बुक में, वो मुझे दे देना प्लीज़। तो आईना करके, आई थिंक इससे शॉर्ट पोएम नहीं लिखी है इरशाद भाई ने, तो आई एम गोइंग टू रीड आईना फॉर यॉल, प्लीज़ बेयर अप। 4th स्टैंडर्ड के बाद शायद ही मैं अभी पोइट्री पढ़ रही हूँ। आईना। कभी आईने सी बात पे वो फूल सा निखर गया, कभी आईने सी बात पे वो टूट के बिखर गया, कभी आईने से छूटकर खोया रहा तारीफ में, कभी आईने से रूठ कर गोया रहा तकलीफ में। यू कैन से वाह वाह इफ यू वांट। वो आईने की हिफाजतों में अक्स बनकर रह गया, वो खास था पर आम सा एक शख्स बनकर रह गया। वो आई ना अदा उसे कि वो बने कातिल मेरा, सुनाई ना सदा उसे जो दे रहा था दिल मेरा। आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है। आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है। अब Farah ji, I'll not let you go just like that. Please take the mic and tell us, you've worked with Irshad bhai. How was the experience? How is it different than other lyricists and other writers that you've worked with? और कैसा रहा आपका अनुभव? इरशाद भाई एक तो टाइम पे गाना दे देते हैं, तो ये बहुत ही अलग है, अलग दूसरे राइटर से, और वक्त से पहले दे देते हैं। और अगर उन्हें कहो कि ये लाइन में मज़ा नहीं आया, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं उसके बारे में, वो 10 और लाइन्स
लिख कर देते हैं। आई हैव नेवर मेट एनीवन एज हम्बल, एज मॉडेस्ट। और वो पहले तो मेरे साथ काम, क्या सब लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते पहले क्या? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, ही टोल्ड विशाल शेखर कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई कॉल्ड अप, आई डिडंट नो हिम एट ऑल, आई पिक्ड अप द फोन एंड आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर डूइंग माई मूवी। क्योंकि मैंने रॉकस्टार के गाने जब सुने, मुझे लगा कि पहली बार 10 lyrics are making the music sound better. So I knew I had to work with him, and I hope that I always work with him, despite me reading the poem like this. Thank you very much, Farah. अगली नज़म पढ़ेंगे इरफान भाई। इरफान भाई बहुत सालों बाद मैं आज इनको देख रहा हूँ। इनके बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। बहुत सालों पहले हमने साथ में 2 दिन के लिए शूटिंग की थी। एक आप भूल चुके हैं। तो एक सीरियल थी छोटी सी, अहमदाबाद में हम लोग शूट करते थे और मैंने लिखी थी, और उसमें ये एक राइटर का किरदार कर रहे थे, इसीलिए ये बात बताना ज़रूरी है। तो उसमें एक राइटर का किरदार कर रहे थे और शॉट ये था कि ये झूले पे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या लिख रहा हूँ मैं। मैंने कहा वो तो हमने दिखाया नहीं स्क्रिप्ट में, कुछ लिख रहे हो, राइटर हो, शॉट है, आप बस बैठे बैठे कुछ लिखो। तो इन्होंने कहा ठीक है, एक पैड और पेन दो। मैंने दे दिया। अब वो शूटिंग शॉट वॉट ख़त्म हो गया। उसके बाद ये तो पैकअप करके चले गए। फिर वो मेरा पैड था, मेरे पास वापस आया प्रोडक्शन से। तो मैंने देखा उस पर बाकायदा एक कविता थी, जो आपके पास नहीं है, जो मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है, और मैं ईबे पे बेचूंगा उसे, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो ये इनकी भलमन सा ही है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लिखना शुरू कर दे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगली नज़म इरशाद भाई सुनाएंगे। इधर आओ। उसकी एक छोटी सी खिड़की मैं आपको बताता हूँ। मैं बात तुम्हारी करता हूँ, सब कहते शायरी करता हूँ। अगली आवाज़ इरफान भाई की। तुम वहाँ क्यों हो जहाँ हो, इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। वाह। छाँव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहाँ सचमुच जहाँ है। इधर आओ। सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। छाँव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहाँ सचमुच जहाँ है। रोक के अलावा किसी चीज पर रोक नहीं जहां जीना और होना मायने बदल रहा है। जिक्र जहन में है और कुहासा छट रहा है। सुरूर का प्याला रूह की रगों में बंट रहा है। बाद में कभी आएगा हमारी जिंदगी में। लिबास का फिक्र नहीं, लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए। खला इज स्पेस। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए। ठीक से जरा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये परमानेंट एड्रेस है ईश्वर भाई आपका, या कभी कभी जाते हैं? बहुत खूब। एक ब्रीदर की ज़रूरत है हम सबको, लेकिन हम जारी रखेंगे सफ़र। अगली नज़्म जो पढ़ने वाली हैं वो खुद एक नज़्म की तरह खूबसूरत है, सोनम। और जैसा कि हमारे इंडस्ट्री की हीरोइनों के बारे में कहा जाता है, ये वैसी थोड़ी नहीं है। मैं जितना थोड़ा बहुत इनके बारे में जानता हूँ, ये आपको कभी सेट पे हाथ में ब्रूस चैटविन की सॉन्ग लाइन्स लेके चलती हुई भी नज़र आ सकती हैं। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स सोनम। तो ये इंटेलिजेंट हैं, पढ़ती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अब आगे मैं क्या बोलूँ, ये खुद ही पढ़ेंगे, आप देख लीजिए। एक खिड़की दे रहा हूँ,
खुसरो की पहेली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है, खुसरो की पहेली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है, हर वक्त मुझे समझाओ ना कुछ समझो भी। अगली आवाज़ सोनम की। मैं अंधी हूँ और मैं किताबें अंग्रेजी में पढ़ती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इवन दो आई एम अ हिंदी फिल्म एक्टर। रोएदार प्याली, बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नजर से गजले कहनी, जाने लब है दो मिसरे। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नजर से गजले कहनी, जाने लब है दो मिसरे। मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है, मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है। सुर्ख मोगरे से पल में अंगार अनल हो जाती है। वाह। नजर की खिड़की पर काजल का पर्दा काला है। I love this line actually. हालांकि है ये खबर कोई ना भीतर झांकने वाला है, हालांकि है ये खबर कोई ना भीतर झांकने वाला है। एक सांकल नीम खामोशी की जज्बात के दर पे डाली है, अंदर से खाली खाली है। खुसरो की पहली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है, खुसरो की पहली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है। हर वक्त मुझे समझाओ ना कुछ समझो भी। वाह। सॉरी। सोनम, आपके लिए भी मेरे पास एक सवाल है इरशाद भाई से जुड़ा हुआ कि आपने इनके गानों पे परफॉर्म किया है, आपने और भी गाने इनके सुने होंगे। आप बता दीजिए अब कि कौन सा गाना आपके बेहद करीब है, आपको कौन सा पसंद है या कौन सी लाइन आपको बहुत पसंद है और क्यों? जी, इन्होंने मेरी 2 फिल्मों के लिए लिरिक्स, बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं। एक है रांझना, विच इज़ मेरे लिए सबसे स्पेशल फिल्म, एंड एक गाना है तुम तक, मेरी हर मनमानी, मैं बहुत बुरा गाती हूँ तो मेरी हर मनमानी बस तुम तक। इट्स बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आरती, लाइक अ प्रेयर, लाइक अ bhajan, like a Sufi, like a Sufi, but it's got a vibe of Banaras, of Varanasi, which is a very religious place. So the love is almost like a worship, और वो आपको उनके लिरिक्स में सुनाई देता है. It's a repetition, and for me that made me act more. The song was written for the character, for Zoya, so it made me feel very special. So thank you, sir. थैंक यू सोनम। एक और नज़म इरफान भाई से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक विंडो देना चाहता हूँ, जैसे हर बार मैं कर रहा हूँ, एक खिड़की इरशाद भाई की पोइट्री समझने के लिए, जो इरशाद भाई का लिखा हुआ है। मुझको जीने का सलीका ना सिखाया जाए, मुझको जीने का सलीका ना सिखाया जाए, चढ़ते सूरज को यो रास्ता ना दिखाया जाए। इरशाद भाई ने इस किताब के अंदर अपनी पूरी पोइट्री के पहले कुछ 4 लाइनें लिखी हैं। उसका इंट्रोडक्शन है या कुछ विंडो है? एक खिड़की है उसमें झांकने के लिए। तो इस कविता, इस नज्म के पहले एक जो खिड़की है वो ये है, बचपन में गुम कितने किस्से, बचपन में गुम कितने किस्से, हर किस्से में मैं होता हूँ। वाह। एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, मिट्टी का बुत मनमाफिक बना रही है, उससे बतिया रही, तोड़ रही, तराश रही, हवा में उड़ा रही है। मिट्टी का साथ पक्षी नाच रही, गा रही है। बच्ची को समझाया जाता है, मिट्टी से मत खेलो, खेल नहीं है मिट्टी। बच्ची को समझाया जाता है, मिट्टी से मत खेलो, खेल नहीं है मिट्टी। बच्ची को मिट्टी से प्यार है,
बच्ची को थपड़ाया जाता है, मिट्टी गंदा कर देगी हाथ पैर चेहरा बाल, लग जाएंगे दाग मिट्टी से दूर रहो। बच्ची को थपड़ाया जाता है, मिट्टी गंदा कर देगी हाथ पैर चेहरा बाल, लग जाएंगे दाग मिट्टी से दूर रहो। बच्ची को मिट्टी से सचमुच प्यार है। धीरे धीरे बच्ची समझदार हो जाती है। मिट्टी को मिट्टी मानना कोई छोटा सबूत नहीं समझदारी का। वाह, क्या बात है। धीरे धीरे बच्ची समझदार हो जाती है। मिट्टी को मिट्टी मानना कोई छोटा सबूत नहीं समझदारी का। बच्ची समझदार है, उसे मिट्टी से प्यार नहीं। समझदार होकर कहाँ हो सकता है प्यार, जैसा कि इस कहानी में बच्ची को मिट्टी से था। बच्ची समझदार है, उसे मिट्टी से प्यार नहीं। समझदार होकर कहाँ हो सकता है प्यार, जैसा कि इस कहानी में बच्ची को मिट्टी से था, जिसमें तुम बच्ची थीं और मैं था मिट्टी। ओह, वाह। इरफान भाई, एक सवाल आपके लिए भी मेरे मन में आ रहा है। अब आप एक्टर हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको इरशाद कामिल का किरदार निभाना हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? इरशाद भाई की दावत खाऊंगा, रोज जाऊंगा उनके घर में बैठूंगा। लिख तो नहीं पाऊंगा। आपको गलतफहमी हुई है, मैं लिखना आता नहीं। लिखना आता होता तो मैं कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता। मुझे अपनी सूरत बार बार आईने में देखने में मज़ा नहीं आता, मजबूरन देखनी पड़ती है। नहीं, मैं डालूंगा, छुपानी पड़ती है बहुत सारी पोएम में ईबे पे डालूंगा, आप भी बिड कीजिएगा। अच्छा लगता है सुनने में। आप एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं। आप अपने शब्दों के जरिए, अपने बोल के ज़रिए, अगर उनके जो कविताएं हैं आप कहती हैं, आप बोलती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। लोग सुनना पसंद करते हैं उसे। तो आप किस तरह लेती हैं आप इन चीज़ों को? अगर आप इतने अच्छे से आप जनता के सामने आप इन कविताओं को पेश करती हैं तो कितना खास हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए? शुक्रिया। ऑब्वियसली इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कविताएं और इनके जो लिखे शब्द हैं वो इतने खूबसूरत हैं, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर और इनकी पोइट्री रिसाइट करूँ। जब आप एक्टर होते हैं तो आप किसी फिल्म में कोई किरदार निभाते हैं, असलियत में आप वैसे नहीं होते। क्योंकि मैं मिला हूँ इनसे और इनके साथ वो पिक्चर्स भी की हैं, तीसरी हम कर रहे हैं सूरज जी की पिक्चर इकट्ठे, तो आई नो नहीं, वो तो आप जज जाइए। तो मतलब वो मुझे पता है, मुझे लगा कि ये बहुत जस्टिफाई कर यूथ जनरेशन के लिए इस तरह की पोइट्रीज पढ़ना, बोलना बहुत ही एक टफ टास्क हो सकता है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे पढ़ा, तो क्या आप पढ़ती हैं कविताएं? जी, मैं ऑनेस्टली ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती हूँ। कविताएं से मैं थोड़ा डरती हूँ। ऑनेस्टली मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये कैसे लिखते हैं लोग। एंड मुझे बहुत बार मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ इस कविता से यहाँ पर। आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय इट। मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत है। एंड तो या मैं ज़्यादातर लिटरेचर पढ़ती हूँ। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादातर ऑनेस्ट भी हूँ। पर मैं गाने बहुत सुनती हूँ और फॉर मी a song without words is never complete. मतलब अब पर इस मुलाकात के बाद शायद अब आपको भी लिखने का शौक हो सकता है। जी, मुझे लिखने का बहुत शौक है, पर मैं कविताएं नहीं। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री। Just because you said right now कि आप बहुत ज़्यादा honest हो, so honestly asking you with the of late AIB controversy that's Please, no question about that. Why? This is about book. She is here just because of this एक महीना नज़्मों का। ओके, इरशाद जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो कमर्शियल राइटिंग फिल्म्स के अंदर जो गाने लिखने होते हैं और ऐसी जिस तरह से नज़्में लिखनी होती हैं, तो उनका तरीका ट्यून किया जाता है बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो हाउ डू कैसे आप बैलेंस करते हैं कमर्शियल राइटिंग को और इस तरह के बुक के नज़्मों को, जब यानी दोनों जो किरदार हैं वो जो मैं बतौर गीत में सवाल समझ गया आपका, बतौर गीतकार जो मैं नहीं लिख पाया, ये किताब उन थॉट्स की किताब है
जब आप किसी फिल्म के लिए लिखते हैं तो आप किसी किरदार में बंधे होते हैं, किसी कहानी में बंधे होते हैं, किसी सिचुएशन में बंधे होते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए लिखते हैं तो ना कोई कहानी होती है, ना कोई सिचुएशन होती है, आप खुले तौर पे लिख सकते हैं। और जो खुले तौर पे लिखा जाता है, अपनी मर्जी से लिखा जाता है, वही कविता, वही नज़म होती है। और जो किसी फिल्म के लिए लिखा जाता है वो गीत बन जाता है। मैं गीत लिखते हुए भी कोशिश करता हूँ कि पोइट्री को थोड़ा सा बचा लिया जाए गीत लिखते हुए भी, लेकिन ये खालिस तौर से वैसी चीज़ें। हमने कहा कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, नो डाउट। बिल्कुल लगता है कि आपकी ऑनेस्टी आपकी ऑनेस्टी का एक बड़ा बेहतरीन सबूत इस बात से मिला कि आपने जब नज़्म को पढ़ा और बड़े तरीके से, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन अदाकार हैं इमोशंस के साथ, और आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी हिंदी बहुत जो है वो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। हिंदी उर्दू जो मिक्स्ड शायरी नज़में आजकल जो लिखी जाती है, पर ये उर्दू में हमने लिखा है और हिंदुस्तानी में लिखा है। हिंदुस्तानी में, हाँ, तो मिक्स जो एक इंग्लिश जिसको कहते हैं उर्दू और लर्जुशी ज़बान जो है, कभी आपको ऐसा जहन में आता है इतना अच्छा आप पढ़ती हैं तो आप भी इस तरह से कुछ लिखें? जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, पर और अंग्रेज़ी इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट लैंग्वेज, मैं बाइलिंगुअल हूँ, पर उर्दू नॉट सो मच। और फॉर्चुनेटली फॉर मी, जब मैंने सकीना का किरदार सावरिया में निभाया तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मतलब आई हैड नो चॉइस, मुझे करना पड़ा। तो उसकी वजह से बीइंग इन इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी में ही एक्ट करते हैं, एंड उसकी वजह से, एंड बिकॉज आई गेट टू मीट ऑल ऑफ देम एंड गेट टू मीट पीपल लाइक इरशाद सर एंड एवरीवन, मेरी ज़बान थोड़ी साफ है। तो कोई रिएक्शन अगर आप लोग AIB पे देना चाहें तो? अच्छा, लेकिन मैंने देखा नहीं है तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं देखा होता देन आई कुड कमेंट, बट आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ देखा नहीं है। अगर जब मैं देखूंगी, क्योंकि मेरे भाई ने परफॉर्म किया उसमें, आई हैवंट सीन इट, एज सून एज आई सी इट नेक्स्ट इवेंट में मैं कमेंट दूंगी 100%। ऐसा भी कोई दौर आएगा जहाँ पर जिस तरह के शोज होते हैं वैसे कोई किताब ऐसी लिखे जहाँ पर आप एकदम बर्गर हो जाए, ऐसा कभी ख्याल में आ सकता है? अरे ऐसा तो कोई भी लिख रहा है, जाके देखिए ना स्टेशन पे कितना लिटरेचर ऐसा भी लिखा जा रहा है, आप ही लोग पढ़ते हैं। सर, लेकिन आप अब जैसे एक स्टार है जो यूथ है, जिनके जब वो उस तरह से करते तो क्यों? हम उस बारे में हम बात नहीं करना चाहिए। आप फिल्मों को लेकर आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से, यानी रॉकस्टार रांझना के बाद जिस तरह के गाने सुनने को मिले? अभी तमाशा पे काम कर रहा हूँ, सूरज जी की पिक्चर है प्रेम रतन धन पाया, उस पे काम कर रहा हूँ अभी, और एक साजिद अली हैं जो पिक्चर इम्तियाज के छोटे भाई पिक्चर। एक बहुत आपके ही जहन से जुड़ा सवाल जो है, और मेरे ख्याल से अभी की जनरेशन और जो पिछले जो 80s का दशक जिन्होंने देखा है उनको ये सवाल ज़रूर जहन में उठता होगा। अभी तक जिस तरह के गाने लिखे जाते हैं जिनमें उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और बिल्कुल पैकेट हिंदी टाइप की कॉम्पिटिशन्स की जाती हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको जमती हैं चीज़ें? बिल्कुल जमती है। मतलब देखिए ऐसा है, कुछ भी जो नाम लिखता हो वैसा तो लिखा नहीं जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो बिक रहा है। हम कोई भी चीज़ आदमी अपने लिए तो नहीं बनाता, वो दूसरों के लिए बनाता है। जो लोगों को पसंद आ रहा है, या जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह की फिल्म होती है, या जिस तरह का किरदार होता है, उसी तरह का। आपकी नज़में तो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे बेस नहीं दिखता हो, एक सेंटेंस में कोई बेस ना हो, कहीं पूरा वह तो कश्ती में लाइन, कुछ आपको ऐसा फील नहीं होता कि आई मीन थिंग्स आर गोइंग विच वे, किस तरफ जा रही है? अच्छा बुरा हमेशा से रहा है सोसाइटी में। पहचान आपको होनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक्चुअली ये किताब जो मैंने बाद में पढ़ी है, मैं तो अगला मोड़ हूँ, वो बेसिकली मैंने नौजवान लड़कियों के लिए ही पढ़ी है कि अपने आप को पहचानिए, आप कहाँ जा रही हैं, समझिए अपने आप को, आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी खुशबत है। मोहब्बत के साथ मैंने बात किया, तो वो ऐसा नहीं है अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जा रहा है। और अच्छा बुरा आप सड़क पे जाइए, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। चॉइस आपकी है कि विद whom you want to talk, with whom you